हाय एवरीवन, डेली बाइट्स में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि क्लासरूम में क्या प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स को सोशल साइंस पढ़ाने के लिए। और इस क्लासरूम में जब सोशल साइंस पढ़ाई जाती है तो कौन कौन सी एक्टिविटीज यूज की जाती है और वहाँ पे डिस्कोर्स किस तरीके से यूज किया जाता है, इन सभी को इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। ये हमारे सिलेबस का सेकेंड टॉपिक है, बहुत ईजी टॉपिक है और बहुत कॉमन टॉपिक है। और स्पेशली एक इसका हिंट है, इस पूरे टॉपिक को देखने के लिए आप जो लेसन प्लान्स बनाते हैं उसको अपने माइंड में रखिए। उसे देखते हुए हम ये पूरा टॉपिक देखने वाले हैं। इसको देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जहां आपको सोशल साइंस सीटेड की प्लेलिस्ट मिलेगी। इसमें आपको सारे टॉपिक सीक्वेंस में मिलेंगे जो सोशल साइंस के हैं, और साथ के साथ जो लैंग्वेजेस और सीडीपी का सिलेबस है वो भी कवर कर लिया गया है। उनके टॉपिक्स देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में लैंग्वेज और सीडीपी की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेन कंसेप्ट से, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि क्लासरूम प्रोसेस क्या है। जैसे ही मैंने आपको इंट्रोडक्शन के टाइम पे बताया था कि इसमें हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है, लेसन प्लान का। यानी बच्चों को पढ़ाने से पहले जो हम लेसन प्लान बनाते हैं वो एक्चुअली में प्रोसेस होता है क्लासरूम प्रोसेस, जिसमें हम ये डिफाइन करते हैं कि किस तरीके से हम बच्चों को सोशल साइंस पढ़ाएंगे, सोशल साइंस पढ़ाने के लिए क्या प्रोसेस हम फॉलो अप करेंगे। तो लेसन प्लान में हम ये पहले से डिटरमाइन करके चलते हैं। इसके हम बेसिकली 4 पार्ट्स देख सकते हैं इस पूरे प्रोसेस के, जिसमें सबसे पहले बिफोर एंटरिंग इनटू क्लास। यानी जब आप लेसन प्लान एक्चुअली बनाने बैठते हैं, वो वाला टाइम, वो वाला समय, उसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि हम किस तरीके से इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज बच्चों को करवाएंगे, किस तरीके से बच्चे को कंसेप्ट पढ़ाएंगे, किस तरीके से वो टॉपिक बच्चे को हम समझाएंगे। ये सब चीजें जब हम प्लान करते हैं वो एक्चुअली में लेसन प्लान में आता है। डिफाइन करके चलते हैं, हम पहले से ही डिसाइड करके चलते हैं। वो होता है फर्स्ट स्टेप। इसके बाद हम जब क्लास में एंटर करते हैं, यानी जब हम वो कंसेप्ट एक्चुअली में पढ़ाने के लिए जाते हैं, तब क्या करते हैं हम, जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बच्चे की प्रीवियस नॉलेज क्या है। और जब हम ये लेसन प्लान बनाते हैं एक्चुअली में हम ही सबसे पहले प्लानिंग स्टार्ट यहीं से करते हैं, यही जानने के लिए करते हैं कि बच्चे को जो कंसेप्ट हम पढ़ाने वाले हैं उसके बारे में बच्चे को पहले से क्या नॉलेज है, क्या उसकी अंडरस्टैंडिंग है, वो हम जानने की कोशिश करते हैं जब हम क्लास में एंटर करते हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम कोई भी एक्टिविटी करवा सकते हैं, ये चीज जानने के लिए कि बच्चे की प्रीवियस नॉलेज क्या है। और प्रीवियस नॉलेज बेसिकली मतलब क्या होगा, जो बच्चे की एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगी, जो बच्चा एक्सपीरियंस करके आ चुका है ऑलरेडी, उसको जानने के लिए हम इस स्टेज पे काम करते हैं। फिर इसके बाद आता है कि हम ड्यूरिंग टीचिंग क्या करते हैं। ऑलरेडी हम प्लान बना के आ चुके होते हैं कि बच्चे को हम वो लेसन किस तरीके से पढ़ाएंगे। तो जब हम वो बच्चे को लेसन पढ़ा रहे होते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, उस प्रोसेस के दौरान हम क्या कर रहे होते हैं कि जब बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है एक्टिविटी में, उस टाइम पे बच्चे की पार्टिसिपेशन कैसी है उसे एनालाइज हम करते हैं। यानी जब बच्चे की हम इस एक्टिविटी के जरिए, जो एक्टिविटी हम प्रीवियस नॉलेज जानने के लिए करते हैं, उसको धीरे धीरे हम लिंक करते हैं इस वाले पॉइंट से कि जो बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है वो कैसा कर रहा है। उसके पार्टिसिपेशन को हम एनालाइज करते हैं, उसका नेचर जानने की कोशिश करते हैं। बच्चे को अगर अच्छी नॉलेज होगी तो वो जल्दी आंसर करेंगे, वो उस एक्टिविटी में पार्ट लेंगे। लेकिन अगर बच्चे को नॉलेज नहीं होगी तो बच्चे उसमें आंसर करने से कतराएंगे। तो हम यहाँ पे पार्टिसिपेशन डिटरमाइन करते हैं बच्चे का कि किस तरीके से बच्चा क्लास में पार्टिसिपेट कर रहा है। और यहाँ से शुरू होता है ड्यूरिंग टीचिंग प्रोसेस, यानी कि अब आप बच्चे को कंसेप्ट की तरफ ले जाना शुरू कर देते हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम TLMs यूज कर सकते हैं, एक्टिविटी करवा सकते हैं बच्चों से, हम स्टोरी टेलिंग करवा सकते हैं, मेथड्स हम बहुत सारे यूज कर सकते हैं, जिसके यूज करते हुए हम किस तरीके से लेसन पढ़ा रहे हैं वो आ जाता है क्लासरूम प्रोसेस में। कि किस तरीके से बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है, किस तरीके से टीचर पढ़ा रही है, इन सब चीजों का जब इंटरेक्शन बनता है वो क्लासरूम प्रोसेस में आता है। यहाँ पे हम एक्टिविटीज सुपरवाइज करते हैं कि बच्चा किस तरीके से एक्टिविटी कर रहा है, वो एक्टिविटी फुलफिल हो रही है या नहीं, जिस पर्पज से हमने बनाई थी वो एक्चुअली में वर्क कर रहा है या नहीं। इन सब चीजों को हम यहाँ पे ध्यान में रखते हैं। फिर हम री इन्फोर्समेंट देते हैं बच्चे को, मतलब बच्चे को हम उत्साहवर्धन करते हैं, या जो काम वो कर रहे हैं उसके लिए हम अप्रिशिएट करते हैं। या अगर बच्चे ने कोई गलत किया है काम, उसको डांटने के बजाय, पनिशमेंट करने के बजाय उसे हम रेक्टिफाई करवाते हैं। वो आता है री में। साइड बाय साइड रेमिडिएशन चलता है। रेमिडिएशन जैसे अभी मैंने बताया कि अगर बच्चे का कोई नॉलेज कंसेप्ट है जो गलत फॉर्म हो रखा है, उसको हम रेक्टिफाई करवाते हैं, रेमिडी देते हैं।
फिर धीरे धीरे हम बढ़ते हैं एट द एंड ऑफ टीचिंग प्रोसेस की तरफ, यानी क्लास खत्म करने की तरफ, जिसमें हम करवाते हैं रीकैप। मतलब पूरे क्लास के दौरान जो हमने सीखा उसको हम एक रीकैप करवाते हैं बच्चों से। अब इस रीकैप में भी हम कोई भी एक्टिविटी करवा सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन आंसर पूछ के या फिर कोई स्टोरी से, डिस्कशन से। हम बहुत सारे मेथड्स हैं जिसको यूज कर सकते हैं रीकैप करवाने के लिए। तो ये होता है एट द एंड ऑफ टीचिंग, यानी कि जब प्रोसेस टीचिंग का खत्म होने वाला होता है तब। फिर हम यहाँ इवेल्युएशन करते हैं बच्चों की परफॉर्मेंस का और अपनी टीचिंग का भी। हमने किस तरीके से पढ़ाया और बच्चों ने किस तरीके से पार्ट लिया, उसको हम यहाँ इवेल्युएट करते हैं और बच्चों को इंसेंटिव देते हैं उनकी परफॉर्मेंस के लिए। तो ये है पूरा क्लासरूम का प्रोसेस कि क्लासरूम में किस तरीके से टीचर बच्चों को पढ़ाती है, वो किस तरीके से प्लान करके चलती हैं और जो प्लान करके आती है फिर उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है क्लासरूम में, वो होता है क्लासरूम प्रोसेस। अब इस क्लासरूम प्रोसेस में कुछ मेथड्स मैंने यहाँ मेंशन किए हैं जो जनरल मेथड्स हैं, इनको यूज किया जा सकता है क्लास में पढ़ाते वक्त। ये कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो कॉमनली यूज किए जाते हैं और इनका कोई लिमिट नहीं है कि ये सिर्फ 8 मेथड्स ऐसे हैं जिनको यूज किया जा सकता है। इसके अलावा और भी मेथड्स हैं जिनको यूज किया जा सकता है, लेकिन ये 8 ऐसे मेथड्स हैं जो बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं स्पेशली सोशल साइंस की क्लास में, जिसमें सबसे पहले है लेक्चर मेथड। ऑल्दो बच्चों को एक्टिवली पार्टिसिपेट करवाने के लिए हम बच्चों के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज डिजाइन करते हैं ताकि वो पार्टिसिपेट करें, लेकिन लेक्चर मेथड भी एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट यहाँ हो जाता है उस कंसेप्ट के लिए जो बच्चों के लिए बिल्कुल नए होते हैं और जिनको इजीली एक्टिविटी के जरिए नहीं करवाया जा सकता। तो वहाँ पे लेक्चर मेथड काम करता है, जहाँ पे टीचर बच्चों को समझाती है, बच्चा सुनता है और उसे कोई डाउट आता है तो वो अपने क्वेश्चंस पूछ लेता है, वो होता है लेक्चर मेथड। इसी के साथ है इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड। एक्चुअली में ये दो मेथड है, एक है इंडक्टिव, दूसरा है डिडक्टिव। इंडक्टिव मेथड में क्या होता है कि हम एग्जाम्पल्स लेकर एक जनरलाइज्ड फॉर्म देते हैं किसी भी कंसेप्ट को, और डिडक्टिव इसका अपोजिट होता है। हम पहले से ही एक रूल या फॉर्मूला या फिर जो जनरलाइज्ड टर्म होती है वो पहले से बच्चों को बता देते हैं, फिर उसके बेसिस पे बच्चों से एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे कि ज्योग्राफी का है, अगर ज्योग्राफी का अगर हम एग्जाम्पल लें कि किस तरीके से लैंड फॉर्म्स हैं हमारे पास, तो हम उसमें पहले बच्चों से एग्जाम्पल ले सकते हैं कि बच्चा कहाँ घूमने गया, कहाँ पे वो रहता है, इस तरीके से एग्जाम्पल लेके फिर हम उन्हें बता सकते हैं कि कौन सी लैंड फॉर्म्स कौन सी होती है। वो हो गया इंडक्टिव मेथड। इसी का अपोजिट डिडक्टिव मेथड में ये होगा कि जब बच्चों को हम डायरेक्टली ये बता दें कि कौन कौन सी लैंड फॉर्म होती है और वहाँ की क्या स्पेशलिटी होती है, तो वो हो जाएगा डिडक्टिव मेथड। इसके बाद है केस स्टडी। केस स्टडी भी बहुत अच्छे से यूज किया जाता है स्पेशली सोशल साइंस की क्लास में, जहाँ हम बच्चों को कोई केस दे सकते हैं जिसमें बच्चा खुद स्टडी करे और उसके पीछे क्या रीजन है उस केस का या उस सिचुएशन के होने का, बच्चा उसे जाने। जैसे अगर हम हिस्ट्री का एग्जाम्पल लें, हिस्ट्री में अगर हम बच्चों से कहना चाहें कि वो ये जाने कि किस तरीके से जो इंडो पाकिस्तान वॉर हुई थी उसके बारे में जाने, तो हम उनको कह सकते हैं कि वो केस उनको दे सकते हैं, इसके डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से वो मटेरियल कलेक्ट करके खुद उस केस को पढ़े, स्टडी करे, उसके बारे में जाने कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके बारे में वो जाने। तो ये होता है केस स्टडी। इसके बाद है ड्रामेटाइजेशन। ड्रामेटाइजेशन होता है उस कंसेप्ट के लिए जहाँ पे डायलॉग्स जैसी चीजें आती है। जैसे कि अगर हम बच्चों को अशोका के बारे में पढ़ाना चाह रहे हैं, तो अशोका के बारे में जो भी डायलॉग फॉर्म्स होंगे, जिस तरीके से उनका कंसेप्ट दिया गया है बच्चों की बुक में, उसको पढ़ाने के लिए हम ड्रामेटाइजेशन यूज कर सकते हैं। बच्चों को बजाय कि वो बुक खोल के पढ़ें, उसके बजाय हम उन्हें ड्रामेटाइज करवा सकते हैं। ड्रामेटाइजेशन के जरिए उनको ये कंसेप्ट पढ़ाया जा सकता है ताकि उनकी लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी बने और उनको कंसेप्ट अच्छे से समझ आए। इस तरीके से ड्रामेटाइजेशन यूज किया जा सकता है। इसके बाद है सोर्स मेथड। सोर्स मेथड यानी कि जो ओरिजिनल सोर्सेज हैं, जिस सोर्स के जरिए हमें हिस्ट्री का पता चलता है या जिस सोर्स से हमें किसी इवेंट का पता चलता है, उसका हम ओरिजिनल सोर्स हम बच्चों को दिखा सकते हैं। जैसे महात्मा गांधी जी के जो वाक्यांश है या जवाहरलाल नेहरू जी के जो वाक्यांश है, उनको हम म्यूजियम में ले जा सकते हैं, जहाँ पे बच्चों को उनके ओरिजिनल सोर्सेज के जरिए पता चलेगा कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। उनके कुछ सैंपल्स भी वहाँ पे रखे हुए हैं जिनको दिखा सकते हैं हम बच्चों को, ताकि उन्हें पता चले ओरिजिनल सोर्सेज से उनको एक पुख्ता सबूत मिले कि किस तरीके से हुआ था और उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। इस तरीके से इस मेथड को भी यूज किया जा सकता है। बेसिकली म्यूजियम हम बच्चों को इसी पर्पज से ले जाते हैं ताकि बच्चे को म्यूजियम में जो ओरिजिनल चीजें रखी हुई है उनके
जरिए पता चलेगी क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और जो इवेंट्स हुए थे वो किस सीक्वेंस में हुए थे, वहाँ पे ओरिजिनलिटी देख सकते हैं बच्चे। म्यूजियम एक बहुत अच्छा रिसोर्स है बच्चों को हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में बताने का। इसके बाद है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच मतलब कि सोशल साइंस के जितने सब्जेक्ट्स हैं जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इनको हम आपस में एक साथ करके भी पढ़ा सकते हैं। वो होता है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। बच्चों को ये पढ़ाने के बजाय कि ये हिस्ट्री है, ये ज्योग्राफी है, अलग अलग करवाने के बजाय उनको हम एक साथ इकट्ठा करके भी पढ़ा सकते हैं। वो है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। इसके बाद है इंक्वायरी मेथड। इंक्वायरी मेथड बेसिकली होता है पूछताछ करना। इसमें बच्चे अपनी जो क्यूरियोसिटी होती है उसको सॉर्ट करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, उसे सेटिस्फाई करने के लिए अपने क्वेश्चंस पूछते हैं। वो या क्वेश्चंस या तो टीचर से पूछे, पेरेंट्स से पूछे, वो होता है इंक्वायरी मेथड। इसमें टीचर भी इंक्वायरी मेथड यूज कर सकती है। वो किस तरीके से यूज कर सकती है कि बच्चों से ही क्वेश्चन पूछ पूछ कर वो आंसर निकलवाएं और उन आंसर को ही एक डिफाइंड फॉर्म देकर एक कंसेप्ट पढ़ाएं। वो होता है इंक्वायरी मेथड। इसके बाद है हेरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड बेसिकली डिस्कवरी मेथड को कहते हैं, जहाँ पे टीचर बच्चों को कुछ हिंट्स दे देती है किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, और बच्चों को उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी उनको अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं उनको यूज करते हुए अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करनी होती है, वो टॉपिक डिस्कवर करना होता है। वो होता है ह्यूरिस्टिक मेथड। ये कुछ मेथड्स है जो क्लासरूम में यूज किए जाते हैं ड्यूरिंग क्लासरूम प्रोसेस, यानी बच्चों को पढ़ाते वक्त। इसके अलावा कुछ एक्टिविटीज भी हैं जो टीचर यूज कर सकती है बच्चों को पढ़ाते वक्त। यहाँ कुछ एक्टिविटीज मैंने मेंशन की हैं, ये बहुत कॉमन एक्टिविटीज हैं जो सोशल साइंस के क्लास में ज्यादातर यूज की जाती है, लेकिन ये भी लिमिटेड नहीं है। यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज यूज की जा सकती है। जैसे रोल प्ले है, जितने भी महापुरुष हैं उन सबका किरदार निभाते हुए बच्चे उनके बारे में कुछ बताते हुए रोल प्ले कर सकते हैं, ताकि बाकी बच्चों को भी पता चले कि उस पर्सन ने क्या किया था, कैसे किया था। इसके बाद है प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड में बेसिकली बच्चों को किसी कंसेप्ट के बारे में रिसर्च करने के लिए दिया जाता है, जिसपे वो पूरा प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। वो होता है प्रोजेक्ट मेथड। देन ड्रामेटाइजेशन। ड्रामेटाइजेशन का भी मैंने आपको मेथड में भी बताया है, ये एक्टिविटी भी है। जब हम इसको एज अ मेथड यूज करते हैं तो पूरा कंसेप्ट हम ड्रामेटाइजेशन के जरिए पढ़ाते हैं, लेकिन जब हम इसे ऐसे एक्टिविटी यूज करने लगते हैं तो उस पूरे कंसेप्ट का एक थोड़ा सा पार्ट है जिसे हम ड्रामेटाइजेशन के जरिए पढ़ाते हैं। देन कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग में बेसिकली क्या होता है, जब हम बच्चों को एक ग्रुप बनाकर आपस में कोऑपरेट करते हुए उनको कहते हैं कि वो स्टडी करें, वो होता है कोऑपरेटिव लर्निंग। ये एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें हर तरीके का बच्चा मौजूद होता है और बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके एक दूसरे को हेल्प करते हुए पढ़ते हैं। इसमें ग्रुप लर्निंग, टीम वर्क, सोशलाइजेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, बहुत कुछ इसमें डेवलप किया जा सकता है। देन कंसेप्ट मैपिंग। कंसेप्ट मैपिंग में बेसिकली क्या होता है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये एक कंसेप्ट मैपिंग का एग्जाम्पल है। इसमें जो मेन टॉपिक होता है वो टॉप हेड पे लिखा जाता है। फिर इसके बाद वो जो टॉपिक है अलग अलग फॉर्म में जिस तरीके से डिवाइड होता है उसे पूरे एक मैप के जरिए बच्चों को दिया जाता है, ताकि बच्चे उस कंसेप्ट के बारे में इजीली और इफेक्टिवली समझ सके। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग भी एक एक्टिविटी है जिसमें टीचर कोई प्रॉब्लम देते हुए बच्चों से सॉल्यूशन निकलवाने की कोशिश करती है। जैसे कि अगर आप अशोका की जगह होते तो आप क्या करते। ऐसे इस तरीके की सिचुएशन देके टीचर बच्चों को उनकी क्रिएटिविटी लेवल एनहेंस करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी देती है, जहां बच्चा अपने आप को उस सिचुएशन में रखकर सोच सकता है कि एक्चुअली में क्या हुआ था और वो किस तरीके से रिएक्ट करता अगर वो उस पर्सन की जगह होता। इसके बाद है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग जैसे अभी हमने प्रोसेस डिस्कस करते वक्त देखा था कि टीचर जब बच्चों को क्लास में पढ़ाना शुरू करती है तो वो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करती है कि किस तरीके से बच्चे की एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, यानी बच्चे ने पहले से क्या एक्सपीरियंस कर रखा है, क्या उसकी नॉलेज बनी हुई है और उन्हें किस तरीके से आगे पढ़ाना है। देन स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग भी बहुत ज्यादा यूज की जाती है, स्पेशली हिस्ट्री के कंसेप्ट में, क्योंकि हिस्ट्री अपने आप में एक स्टोरी है पूरी जो एक सीक्वेंस में बनी हुई है। उसको पूरे को पढ़ाने के लिए स्टोरी टेलिंग का यूज किया जा सकता है। देन फील्ड ट्रिप, जैसे अभी हमने म्यूजियम का एग्जाम्पल देखा था, वो फील्ड ट्रिप में आता है। इसी के साथ ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स पढ़ाने के लिए, वेजिटेशन या वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ाने के लिए बच्चों को फील्ड ट्रिप लेकर जाती है टीचर, ताकि बच्चा उन सिचुएशंस को एक्चुअली में देख सके
जहाँ पे वो सर्वाइव करते हैं एनिमल्स, जहाँ पे एक पर्टिकुलर प्लांट उगता है। इस तरीके से फील्ड ट्रिप यूज किया जा सकता है, बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी बन सकती है ये। देन यूज ऑफ मैप, ज्योग्राफी में अक्सर मैप का यूज किया जाता है, क्योंकि मैप के जरिए बच्चे को लोकेशन बताई जा सकती है कि कोई पर्टिकुलर सिटी कहाँ पर है, स्टेट कहाँ पर है। इस तरीके से मैप का यूज किया जाता है। देन डिस्कशन एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग तो है ही, जिन कंसेप्ट्स में टीचर बच्चों से डिस्कस करती है तो वहां पे वो इस तरीके से डिस्कस करती है कि बच्चे को अपने दिमाग को खंगालने की जरूरत पड़े, मतलब वो अपने आप उस टॉपिक के बारे में सोचना शुरू करे। तो इस तरीके से ये सारी एक्टिविटीज टीचर क्लास में करवा सकती हैं, और इनके अलावा और भी एक्टिविटीज है जो क्लास में करवाई जा सकती हैं। इन्हीं के साथ एक चीज और आती है, वो है क्लासरूम डिस्कोर्स। डिस्कोर्स में बेसिकली क्या होता है, जब टीचर और स्टूडेंट या फिर कोई भी पर्सन आपस में कम्युनिकेशन के लिए जिस लैंग्वेज का यूज करते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू एक पर्टिकुलर कंसेप्ट पर ध्यान में रखते हुए जब कम्युनिकेशन की बात की जाती है, वो कहलाता है डिस्कोर्स। इस डिस्कोर्स को किस तरीके से क्लासरूम में यूज किया जा सकता है या किया जाता है, वो अभी हम देखेंगे। तो क्लासरूम में एक डिस्कोर्स भी एक एक्टिविटी है जिसे हम यूज करते हैं क्लासरूम में। तो जिसमें दो तरीके से की जाती है ये। एक तो डिस्कोर्स होता है जब टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में हो, यानी टीचर भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हैं और स्टूडेंट्स के भी पॉइंट ऑफ व्यू ले रही हैं। और दूसरा किया जाता है जब बच्चे आपस में अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहे हो, वो होता है डिस्कोर्स अमंग स्टूडेंट। तो जब टीचर डिस्कस कर रही होती है तो बेसिकली यहाँ पे डिस्कोर्स करते वक्त उनका मोटो रहता है कि जो चीजें वो सीख चुके हैं बच्चा, उनको वो याद करवाई जाए। तो इस तरीके से जब बच्चा और टीचर आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं तो वहाँ पे टीचर का सबसे पहली बात होती है कि टीचर्स डिस्कशन को लीड करती हैं, वो डिस्कशन किस डायरेक्शन में जाएगा और बच्चे को क्या चीज डिस्कस करनी है वो भी डिटरमाइन करके चलती है, जिसका मेन फोकस रहता है कि रिकॉल करना इंफॉर्मेशन पे, कोई भी इंफॉर्मेशन हो उसको याद रखना। और टीचर ही अक्सर, जब टीचर और स्टूडेंट के बीच में डिस्कोर्स हो रहा होता है तो टीचर ही अक्सर डिस्कशन को डोमिनेट करती है, टीचर ही डिस्कशन को नियंत्रित करती है कि डिस्कशन किस डायरेक्शन में जाएगा और किस पॉइंट तक वो लिमिट रहेगा। और इसका अल्टीमेट मोटो होता है बच्चों के रिस्पॉन्सेस को इवेल्युएट करना, कि बच्चा किस तरीके से अपने रिस्पॉन्स दे रहा है, क्या उसका रिस्पॉन्स सही है या गलत है, इस चीज को चेक करना इसका एक अल्टीमेट मोटो होता है। लेकिन जब टीचर बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी देती है कि वो बच्चे आपस में डिस्कस करें, डिस्कोर्स करें, आपस में अपने आइडियाज शेयर करें, तब इसका इफेक्ट ज्यादा बढ़ जाता है, तब यहाँ पे इसका यूज भी ज्यादा बढ़ जाता है और इसका इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छा देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे टीचर के साथ साथ आपस में भी इंटरेक्ट करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जो डिस्कशन को लीड करते हैं, अपने आइडियाज शेयर करते हैं। यहाँ पे टीचर का जो मेन रोल रहता है वो उनकी रिस्पॉन्सेज को फैसिलिटेट करना होता है, उन्हें गाइड करना होता है। और जहाँ बच्चा अगर डाइवर्ट डायरेक्शन में जा रहा हो तो उसे वापिस से डिस्कोर्स वाले एरिया में लेकर आना होता है। लेकिन यहाँ पे इसका अल्टीमेट मोटिव टीचर का सिर्फ इवेल्युएशन नहीं होता। तो इन दो तरीके से डिस्कोर्स क्लास में यूज किया जाता है, एक जब टीचर और बच्चे आपस में डिस्कशन कर रहे हो, और जब स्टूडेंट्स अपने आप आपस में डिस्कस कर रहे हो, एक ग्रुप में या फिर पेयर में। तो इस तरीके से इसको यूज किया जाता है। तो अभी तक हमने 3 टॉपिक्स यहाँ पे देख लिए हैं कि किस तरीके से क्लासरूम में यूज किया जाता है। सबसे पहले क्या प्रोसेस यूज किया जाता है, कौन कौन सी एक्टिविटीज यूज की जाती हैं, और इन एक्टिविटीज में डिस्कोर्स स्पेसिफिकली जो सिलेबस में मेंशन है उसे हम किस तरीके से यूज करते हैं। इन तीनों टॉपिक्स पर किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं ये देखने के लिए आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं, जो है www.dailybytes.in। यहाँ पर आपको सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और मॉक टेस्ट मिलेंगे। उनकी प्रैक्टिस करके आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके के इस टॉपिक पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, और आप अपनी परफॉर्मेंस भी बूस्ट कर सकते हैं। और इस लेक्चर में भी 2-3 क्वेश्चंस हमने लिए हैं जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं। जिसमें सबसे पहले है कि एक एक्टिविटी के दौरान जो पॉलिटिकल साइंस की क्लास में करवाई जा रही है, टीचर इन 4 एक्टिविटीज में से किसको ज्यादा फॉलो करेंगी, इनमें से इन चारों में से सबसे ज्यादा अच्छी एक्टिविटी कौन सी रहेगी जिसमें कन्वर्सेशन की स्ट्रेटेजी यूज की जा सके। सबसे पहले स्टूडेंट्स को वो पंचायत का रोल प्ले करने के लिए कहें जो एक ग्राम सभा को एड्रेस कर रहे हैं, या फिर वो जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं उन पर प्ले करने के लिए कहें, या फिर जो पॉलिटिकल इश्यूज के जो सब्जेक्ट है उस पर वो एक प्ले लिखने के लिए कहें, या फिर जो पॉलिटिक्स के बेसिस पे
ड्रामास आते हैं उनको देखने के लिए कहे। तो इन चारों में से बेस्ट रहेगा कि जब बच्चों को कहा जाए कि वो पंचायत के सरपंच का रोल निभाएं जो ग्राम सभा को एड्रेस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कन्वर्सेशन स्ट्रेटेजी भी आ जाएगी और बच्चे का यहाँ पे इंटरेक्शन लेवल भी बढ़ेगा। इसी के साथ है नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि टीचर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का टॉपिक बच्चों को पढ़ा रही है सोशल साइंस की क्लास में। तो यहाँ 3 एक्टिविटीज दी गई है। इन 3 एक्टिविटीज में से बेस्ट एक्टिविटी कौन सी है जिसमें बच्चा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। हिस्टोरिक टाइम में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कैसा था, या फिर घर में, स्कूल में, सोसाइटी में किस तरीके से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को किस तरीके से ओवरकम किया जा सकता है। तो इन तीनों में से ये तीनों ही बेस्ट हैं जिससे बच्चों को पता चलेगा कि किस तरीके से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है और इसे किस तरीके से ओवरकम किया जा सकता है। इसी के साथ एक क्वेश्चन और है जिसमें ये कहा गया है कि सोशल साइंस की क्लास में ड्रामेटाइजेशन एक स्ट्रेटेजी मानी जाती है। तो इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है जो ड्रामेटाइजेशन को अप्रूव करता है। एक ड्रामा है कृष्णा द चाइल्ड, इसमें एक्शंस और स्पेशल इफेक्ट्स ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे। या फिर एक ड्रामा है जो छत्रपति शिवाजी जी के लिए किया जा रहा है जिसमें वर्ड्स पर एम्फेसिस रहेगा। तो ड्रामेटाइजेशन के लिए इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है। तो ड्रामेटाइजेशन के लिए इन दोनों में से ये दोनों ही बेस्ट हैं, क्योंकि ड्रामेटाइजेशन में इन दोनों एक्शंस पे, ये जो एक्शंस है ये हमारे यहाँ पे मेन फोकस पे रहेंगे। इन दोनों पे इसका फोकस रहता है जब हम ड्रामेटाइज करते हैं कि किस तरीके से एक्शन वहां पर आ रहा है और किस तरीके से वहां वर्ड्स यानी कि डायलॉग्स यूज किए जा रहे हैं। तो ड्रामेटाइजेशन में हम इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हैं। अब तक के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे। इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड। कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।